वेलकम जी, क्या हाल है आपके। आज हमने सोचा कि थोड़ा बात करें इस पे कि हाउ बेनिफिशियल इज़ गोइंग ऑफ ग्रिड। कि सोलर सिस्टम से हमारे पास ये सहूलत तो मौजूद है कि हम के इलेक्ट्रिक से कट ऑफ हो सकते हैं और अपनी टोटल जनरेशन कर सकते हैं एट होम। तो हाउ बेनिफिशियल इज़ इट टू गो टोटली ऑफ ग्रिड, और ऑन ग्रिड का क्या फ़ायदा है। हाउ बेनिफिशियल इज़ इट टू स्टे ऑन ग्रिड, कनेक्टेड टू दी ऑन ग्रिड, कनेक्टेड टू द ग्रिड एंड मतलब बिजली बेचते रहें कि इलेक्ट्रिक को या वापडा को, और उसमें हमें कितना फ़ायदा है। या फिर हमें ज़्यादा फ़ायदा है कि हम टोटली ऑफ ग्रिड चले जाएँ, बैटरी बैकअप लगा लें अपने पास, 24 आवर्स हम ग्रिड से कट ऑफ हो जाएँ। क्योंकि जो हालात आजकल चल रहे हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ रही हैं, बहुत सारे नए रूल्स आ रहे हैं नेपरा की तरफ से, कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, वापडा की तरफ से, जिससे ये तासुर भी मिल रहा है कि हिंड्रेंसेस क्रिएट करी जा रही हैं ऑन ग्रिड यूज़र्स के लिए जो ग्रिड को बेच रहे हैं। तो इस पे डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप फॉर ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़र्स, और उसमें टैरिफ में क्या रद्दोबदल आएगी, उनके ROI सिस्टम के में क्या रद्दोबदल आएगी, कितनी जल्दी उनका सिस्टम ROI दे देगा या कितनी देर से देगा, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा इन द लॉन्ग रन ऑन ग्रिड सिस्टम या उनके लिए नुकसानदेह रहेगा इन द लॉन्ग रन एंड ऑन ग्रिड सिस्टम। अच्छा, इसमें जो एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है नेपरा जो वर्किंग कर रहा है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम जिनके पास लगे हुए हैं और अभी ये कर रहे हैं वो कि जैसे उनका 10 किलोवाट का 40 से 45 हज़ार रुपये का बिल है और उन्होंने 20 किलोवाट लगाया हुआ है, तो उनका टोटली बिल ऑफसेट हो जाता है। इसमें उनकी जो यूनिट्स होते हैं वो भी, और जितना टैक्स आ रहा है वो भी ऑफसेट हो जाता है। अब जो IMF से हमारी डील हुई भी है उसमें हमने बिजली में आपने टैक्सेशन की कैलकुलेशन करी हुई है इन लोगों ने कि हर घर से इतना टैक्स हमने वसूल करना है। अब अगर सारे के सारे यूनिट्स हमने बेच के अपना टैक्स भी ख़त्म करा लिया तो वो कैलकुलेशन आउट हो रही है। अब वो जब आउट हो रही है तो नेपरा ये सोच रहा है कि एक फ़िक्स टैक्स ऑन जो नेट मीटर कर रहे हैं उन पे भी लगा दिया जाए, ताकि जो कैलकुलेशन हमने करी हुई है लोन वापस करने के लिए वो एटलीस्ट वहीं की वहीं रहे। अब उनकी तो मर्ज़ी, वो जो कर सकते हैं, पर ऑन दी अदर हैंड अगर कस्टमर्स को देखें कि ऑलरेडी वो पहले पिछला टैक्स अपना ख़त्म कर रहे हैं ज़्यादा सिस्टम लगा के, और वो एक फ़िक्स टैक्स भी अगर उन पर लग गया तो वायबिलिटी किधर जाएगी और हम टैक्स ही भरते रह जाएंगे। 20% हमारा बिल होगा और बाकी 80% हमारे ऊपर टैक्सेस होंगे जो गवर्नमेंट लगा चुकी होगी। ठीक है, और इसमें एक और इशू भी है कि देखें इन द लॉन्ग रन यू आर सेलिंग टू के इलेक्ट्रिक या टू वापडा। आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फ़र्ज़ करें आपका घर के जो यूनिट है वो 1000 यूनिट चलते हैं, बट आप 3000 यूनिट का सिस्टम लगाते हैं सोलर सिस्टम, ताकि वो 3000 यूनिट प्रोड्यूस करके सेल बैक कर दे ग्रिड को। तो जिस रेट पे सेल बैक, ये असल में यूनिट टू यूनिट ट्रेडिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपने 1000 यूनिट के इलेक्ट्रिक से ख़रीदे और 3000 बेच दिया तो 2000 यूनिट उनके पास पड़े, ऐसा नहीं होता। वो 2000 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, एक फ़िक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं उस 2000 यूनिट को, और आपके बैलेंस में उस वैल्यू को, उस रुपये को डालते हैं। यूनिट ट्रेड नहीं होता, उसकी वैल्यू ट्रेड होती है। तो उस यूनिट का जो रेट है, आज 22 रुपये वो दे रहे हैं, कल को वो 20 रुपये भी दे सकते हैं, परसों वो 18 भी दे सकते हैं, और इन द कमिंग ईयर्स वो उसको गिरा के 10 रुपये और 5 रुपये तक भी ला सकते हैं। और जब सिस्टम में, जब ग्रिड में इतनी रिडंडेंसी हो जाएगी और अराउंड 20% हाउस होल्ड या 10% हाउस होल्ड्स ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिए होंगे और उनको के इलेक्ट्रिक को ज़रूरत कम होगी, तो फिर वो उस टैरिफ को बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में हुआ कि इन द स्टार्टिंग फेज़ ऑन ग्रिड सिस्टम का जो टैरिफ, नेट मीटरिंग टैरिफ होता था वो ज़्यादा होता था, बट ओवर द कमिंग ईयर्स क्योंकि ग्रिड को ज़रूरत कम हो गई ऐसे सिस्टम्स की, तो जो उसका फीड इन टैरिफ है वो कम कर दिया गया। तो ये भी के इलेक्ट्रिक और वापडा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या आपका नेट मीटरिंग का टैरिफ रखते हैं। जिस तरह वो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं उस तरह वो नेट मीटरिंग का टैरिफ भी रेडिकली रिड्यूस कर सकते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो उसकी वजह से जो आपका सिस्टम का पे बैक पीरियड है उसमें भी फ़र्क आएगा फॉर एन ऑन ग्रिड सिस्टम, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम डिपेंड करता है इस बात पे अपनी सिस्टम की ROI निकालने के लिए कि आप सारे के सारे या ज़्यादातर यूनिट के इलेक्ट्रिक को या वापडा को सेल करेंगे। कंपेयर दैट टू एन ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर के इलेक्ट्रिक या वापडा आपका नेट मीटरिंग का टैरिफ कम कर देती है या फिर आप पे फिक्स टैक्स लगा देती है क्योंकि आप नेट मीटरिंग करके सारा का सारा वेव कर रहे हैं अपना बिल, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूशन एक ही है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस इख्तियार कर लें, ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लें जो आपको 24 आवर्स का बैकअप दे दे। उस 24 आवर्स के बैकअप में आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजिंग लानी पड़ेगी। अगर हम लेट्स टेक एक केस स्टडी ना, अगर हम एक होम यूज़र की बात करें, होम ओनर की बात करें, नॉर्मल साइज़ का घर है उसका, तो वो जितना भी ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाता है उसके 3 टाइम्स उसे टोटल, फ़र्ज़ करें उसका दिन का लोड है 30 यूनिट का, और जिसका मतलब है कि उसको बैटरीज़ को भी चार्ज करवाना है रात की कंजम्पशन के लिए। तो फ़र्ज़ करें वो 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाता है दिन के लिए, तो उसको 15 किलोवाट का सिस्टम लगवाना पड़ेगा फॉर 24 आवर इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपके पास रफली दिन में 8 घंटे सोलर सिस्टम काम करता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, और बाकी 16 जो घंटे होते हैं वो आपका सोलर वर्किंग में नहीं होता।
तो अगर आपने 24 आवर्स का बैकअप चाहिए आपको, तो आपको 3 टाइम्स नॉर्मल रिक्वायर्ड सिस्टम लगवाना पड़ेगा। 5 किलोवाट की जगह 15 किलोवाट लगवाएंगे आप। 5 किलोवाट आपको रियल टाइम में पावर दे रहा होगा आपके घर को। 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपकी बैटरीज को चार्ज कर रहा होगा। तो इसमें होगा ये कि अब आप करें ये कि अगर आपको वाइबल सोल्यूशन अभी चाहिए तो आप दिन का लोड अपना जो भी है रख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सोलर पे चल रहा है। रात के लोड के लिए आप अपना लोड को कम कर लें। अगर आप एयर कंडीशनिंग के बगैर रह सकते हैं तो आपको रात को एयर कंडीशनिंग को अवॉइड करना चाहिए, या फिर रात के टेम्परेचर्स को एयर कंडीशनिंग के उसको आपको बढ़ा लेना चाहिए। रादर दैन यूजिंग इट एट 22 डिग्रीज आप उसको 30 डिग्रीज, 28 डिग्रीज, 27 जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होता है आप उसको वहाँ पे सेट करें, ताकि आपकी आयरन ना करें दिन में, बिल्कुल। रात में वॉशिंग मशीन ना चला लें। हाई लोड डिवाइसेस आप बजाय से कि रात में यूज़ करें, पानी के ऊपर चढ़ाने वाली मोटर जो है वो आप किसी और टाइम भी दिन में चला किसी भी टाइम दिन में चला सकते हैं। आयरनिंग आप दिन में कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन दिन में चला सकते हैं। हाई लोड डिवाइसेस जितनी भी हैं, माइक्रोवेव ओवंस, इलेक्ट्रिक हीटर्स, जो भी आपकी डिवाइसेस हाई लोड हैं वो आप दिन में चला सकते हैं रादर देन एट नाइट। इससे आपका ये होगा कि बैटरी बैंक जो रिक्वायर्ड आपको होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि 16 घंटे की तो फिर भी बैकअप आपको चाहिए। अच्छा, और भी है कि बहुत सारे घरों में लाइट्स भी पुरानी वाली लगी हुई हैं अभी तक, फैंस भी पुराने वाले लगे हुए हैं। इन एफिशिएंट डिवाइसेस को भी निकालें और एफिशिएंट डिवाइसेस लगाएं, ताकि बिजली में जो बैकअप हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमें कम से कम करना पड़े। बिल्कुल। तो आप अपने लोड डिवाइसेस को एफिशिएंट कर लें, रनिंग टाइम को डे टाइम में ले आएँ, ताकि आपको जो रात की बैकअप है वो कम से कम चाहिए। रात की बैकअप जितनी कम चाहिए होगी उतना कम बैटरी बैंक का साइज़ लगेगा। हाउएवर फ़र्ज़ करते हैं कि आपको रात का बैकअप उतना ही चाहिए जितना आपका करंट लोड होता है, आप करंट यूजेज पे ही रहकर अपना रात का लोड निकालना चाहते हैं। उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 24 आवर के बैकअप सिस्टम पे आ जाते हैं विद बैटरीज़, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि 2 से 3 महीने की सेटिस्फैक्शन के बाद आप अपना के इलेक्ट्रिक का मीटर या नेपरा के मीटर से डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि नाउ यूर एनर्जी इंडिपेंडेंट। इसमें डिपेंड ये करता है कि जो आप बैटरीज़ लगवा रहे हैं उसकी लाइफ क्या है। एक यूज़र का कंसर्न सबसे ज़्यादा ये होता है कि मुझे बैटरीज़ 1 साल बाद तो चेंज करानी भी पड़ जाएंगी। अगर आप बैटरीज़ का जो चुनाव है वो गलत करेंगे, अगर आप गाड़ी की बैटरीज़ लगवा लेंगे जिससे गाड़ियाँ या ट्रक्स या ट्रेलर्स को जंप स्टार्ट किया जाता है, जो लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं बट वो हाई करंट शॉर्ट बर्स्ट करंट होता है, उसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 30% होती है सिर्फ, तो वो बैटरीज़ सोलर सिस्टम्स के लिए नहीं बनी होती। वो बैटरीज़ कार्स को स्टार्ट करने के लिए बनी होती है, क्योंकि स्टार्टर मोटर को हाई करंट चाहिए होता है इनिशियल बर्स्ट के लिए, तो वो सिर्फ इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कर सकती हैं, हाई बर्स्ट ऑफ करंट प्रोवाइड कर सकती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग करंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, वो डिज़ाइन ही नहीं है। इसका ऑल्टरनेट पाकिस्तान में जो अवेलेबल है, जो पिछले 5 से 6 साल से चल रहा है, वो है टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़। उसमें आपके पास मल्टीपल ब्रांड्स आती हैं, फिनिक्स की भी हैं, ओसाका की भी हैं, और मल्टीपल ब्रांड से भी अपनी टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ बनाई हुई हैं। ये एक अफोर्डेबल सोल्यूशन है फॉर बैटरी बैकअप। इसकी कॉस्ट अगर लिथियम आयन से कंपेयर करें तो 50% कॉस्ट आती है इफ़ यू बाय अ टॉल ट्यूबुलर बैटरी एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी। एडिशनली इसकी वारंटी 1 ईयर वारंटी है, लोकल स्टैंडर्ड वारंटी है, क्लेमेबल है, और रिप्लेसमेंट वारंटी है कि अगर आपकी बैटरी में कोई इशू आता है तो आपको रिप्लेस होकर दूसरी बैटरी मिलेगी। अगर आपको और हाई एंड बैटरी चाहिए तो आपके पास लिथियम आयन के बैंक्स अवेलेबल हैं, रेडीली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, अब तो बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उसमें डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं, 100 एम्पेयर आवर, 50 एम्पेयर आवर, 75 एम्पेयर आवर। और अगर आपको बैंक का साइज़ बढ़वाना है तो आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करके अपने 15 किलोवाट के सिस्टम के साथ पूरी रात भर का बैटरी बैकअप ले सकते हैं उससे। लिथियम आयन की अगर बात करें तो उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, वारंटी 5 ईयर है। जो आपकी टॉल ट्यूबुलर बैटरीज है उसकी बात करें तो उसकी जो लाइफ है वो 4 साल तक है, और जो उसकी वारंटी है मैन्युफैक्चरर की वो 1 ईयर है। तो अगर 4 साल तक लिथियम आयन 4 साल तक टॉल ट्यूबुलर बैटरीज अगर आपकी ROI निकाल दे और 4 साल बाद अगर आपको बैटरी चेंज करवानी पड़े, तो देन अगेन आपको सिस्टम फीस है एज़ कम्पेयर टू यूजिंग के इलेक्ट्रिक और या वापडा फीजिबली नहीं रहता, बल्कि आपकी बहुत सारी सेविंग हो जाती है। इसकी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करेंगे इन डिटेल इन द कमिंग वीडियोज़ कि एग्जैक्टली आपको 25 ईयर्स का अगर सिस्टम की हम लाइफ लगाएं तो उसमें अगर बैटरीज़ को हमें 6 दफ़ा रिप्लेस करवाना पड़े 25 ईयर्स के टाइम पीरियड में, तो आपको क्या सिस्टम की ROI आती है। दूसरी बात इसमें ये देखने की कि आज जो बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन या फिर लेड एसिड डीप साइकिल बैटरीज़, तो वो टेक्नोलॉजी वो आज की है। 5 साल बाद या 10 साल बाद जो बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी आ जाएगी वो और एफिशिएंट आ जाएगी, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो और नीचे आ जाएगी। तो क्योंकि आपका जो बाकी सिस्टम है उसकी लाइफ 25 ईयर्स की है, बट बैटरीज़ की लाइफ और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ उसकी कॉस्ट नीचे आती जाएगी, तो आने वाले सालों में जो कॉस्ट रिडक्शन होगी उसको हम अभी फैक्टर इन नहीं कर सकते, क्योंकि वी डोंट रियली नो कि हाउ मच कॉस्ट कम होएगी। तो बट नॉन द लेस यूज़र को फ़ायदा ही होगा इन द कमिंग ईयर्स व्हेन दे रिप्लेस द ओल्ड बैटरीज विद न्यू टेक्नोलॉजी बैटरीज। कुछ ऐड करना चाहिए? ठीक है, मैं तो आगे बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये तो रेजिडेंशियल से भी हो गए, जो इंडस्ट्रीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ के लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास। वहाँ पे बैटरी बैंक्स, इतने बड़े बैटरी बैंक्स बन रहे हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो कितने बड़े हैं और वो किस तरह काम करते हैं? देखिए, कंटेनर स्टोरेज बैटरी बैंक्स आर अवेलेबल ऑन डिज़ाइन ऑन डिमांड।
डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने मेगावाट आवर की बैटरी बैंक चाहिए, तो वो छोटे मॉड्यूलर बैटरी बैंक्स होते हैं, उनको कनेक्ट करके कंटेनर स्टोरेज बैटरी बैंक बन जाते हैं। अगर आपको 1 मेगावाट आवर का चाहिए तो छोटे कंटेनर में हो जाएगा, अगर आपको 5 मेगावाट आवर का चाहिए तो आपको मल्टीपल कंटेनर्स में पैरेलली कनेक्ट करके बैटरी बैंक का स्टोरेज मिल जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ ये हैं या ये जो अडेप्टेशंस है, ये बाकी दुनिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले 5 से 8 साल से आराम से लग रही हैं और मैसिवली अडॉप्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान क्योंकि लैगिंग है इस फील्ड में, पाकिस्तान सोलर सिस्टम्स में ही लैगिंग है, तो पाकिस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी अभी आई है 6 महीने पहले के ये अडॉप्शन आई है। टेक्नोलॉजी नहीं आई, अडॉप्शन ही आई है कि हम बैटरी बैंक्स को भी स्टोर करें, यूज़ करें। और जो इंडस्ट्री में जेनसेट पर रिलायंस है, और इंडस्ट्री में जो रिलायंस है कि हमने 3 से 4 सोर्सेज रखनी है पावर की अपनी, क्योंकि कोई भी सोर्स स्टेबल नहीं है। उनकी जो जेनसेट है वो हीटअप कर जाते हैं, उनको भी रेस्ट देना होता है। बायोगैस की 24 आवर्स अवेलेबिलिटी नहीं है, सफिशेंट नहीं है। कि इलेक्ट्रिक या जो वागडा है वो भी इनस्टेबल है, ग्रिड भी गायब हो जाती है। कुछ एरियाज़ में तो ग्रिड मौजूद ही नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री लगती ही शहर से बाहर है या रिमोट एरियाज़ में लगती है। तो इस इंस्टेबिलिटी की वजह से जो रिलायंस है ऑन 3 to 4 सोर्सेज ऑफ फ्यूल वो ख़त्म हो जाती है अगर आप सोलर पर कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ सफिशेंट अमाउंट ऑफ बैटरी बैंक लगवा लेते हैं, जो कि रिलायबल भी है क्योंकि 5 ईयर्स स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर वारंटी है, 10+ ईयर्स उसकी लाइफ है। तो इस पे पाकिस्तान में अभी एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये ऑप्शन अवेलेबल है फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर जो कमर्शियल बैंक चला रहे हैं जो रिमोट एरियाज़ में हैं, या जो स्कूल्स चला रहे हैं या होटल्स चला रहे हैं रिमोट एरियाज़ में, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने आप को फुली ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर रेजिडेंशियल या स्मॉल कमर्शियल यूज़र्स ये ऑप्शन तो ऑलवेज़ अवेलेबल रहा है। ये अडॉप्शन का मसला है कि कंज्यूमर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये ऑप्शन है कि नहीं, उसके लिए दैट वाज ऑलवेज़ अवेलेबल। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हाई एंड कमर्शियल यूज़र्स के लिए ये ऑप्शन अभी अवेलेबल हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी कि इलेक्ट्रिक की प्राइसेस या वाटा की प्राइसेस बढ़ेगी, ग्रिड की इंस्टेबिलिटी भी साथ साथ बढ़ेगी और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी साथ साथ आपके सामने ही है, शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। तो उसमें फिर यही वाइबल ऑप्शन है कि यू शुड गो टोटली ऑफ द ग्रिड। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे ये पहली बार दुनिया में हो रहा है कि यू हैव द ऑप्शन टू गो ऑफ ग्रिड विद अ रिलायबल सोर्स, विद अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप यू कुड हैव ऑलवेज गॉन ऑफ ग्रिड इफ़ यू वर टू यूज़ फॉसिल फ्यूल्स। आप जेनसेट लगा के अपना ऑफ ग्रिड जा सकते हैं, या आप अदर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू ऑफ ग्रिड जा सकते थे एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम इन द पास्ट 100 ईयर्स। बट ये पहला स्टेप आ रहा है कि यू कैन गो टोटली ऑफ ग्रिड एनीवेयर वेयर देयर इज़ सफिशिएंट सनलाइट और रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स, जिसकी मेंटेनेंस एज लो एज पॉसिबल हो। हाइडल से भी आप ऑफ ग्रिड जा सकते थे in areas where there was hydel available, which are very few areas. But hydel power plants में भी small scale भी हों तो उसमें maintenance होती है क्योंकि moving parts होते हैं। areas where there is high wind availability उधर भी आप ऑफ-ग्रिड जा सकते थे, but वो भी high moving parts है तो again there is a problem of maintenance. But solar energy allows you to deploy a system which has little to no maintenance over the 25 years of its life, और उसमें बैटरी बैंक लगा के आप 24 आवर सस्टेनेबल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बार ओवर द पास्ट 100 ईयर्स हो रहा है कि एज अ होम ओनर एट योर रेजिडेंशियल लेवल और बी एट कमर्शियल लेवल और बी एट इंडस्ट्रियल लेवल आप फुली ऑफ ग्रिड जा सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ पावर प्रोड्यूसर फॉर योर सेल्फ एंड कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द ग्रिड। होना भी यही है, अगले 20 से 30 सालों में आप देखेंगे कि ग्रिड पे जो रिलायंस है वो कम होती जाएगी। वर्ल्ड वाइड माइक्रो ग्रिड्स डिप्लॉय हो रही हैं। माइक्रो ग्रिड्स के जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम नहीं हो रहा, उस पर रैपिडली काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज होती जा रही है, बी एट द एनर्जी ग्रिड लेवल और बी एट अ कंप्यूटिंग लेवल। चीज़ों को ऑफ ग्रिड करने में, डिसेंट्रलाइज करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसकी मेंटेनेंस कम होती है, उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट कम होती है। वैसे भी देखें एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन्स की होती है। सबसे बड़ी कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन की है, इतनी तो उस प्लांट की भी नहीं है जो बिजली बना रहा है। तो अगर वही हमने रिमूव कर दी और जगह जगह हमने अपने प्लांट्स लगा लिए तो सब कॉस्ट कितनी नीचे आ जाती है। और सेकेंडली ये, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर 100 किलोवाट का एक कांस्टेंट लोड है किसी का, उस पर अगर वो 24 आवर्स का ऑफ ग्रिड जाना चाह रहा है तो कितना बड़ा बैटरी बैंक लगेगा उसका? 100 किलोवाट के रनिंग लोड पे आपने 24 आवर्स के लिए ऑफ ग्रिड जाना है तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ×4 कि आप 400 किलोवाट्स का पावर सोलर सिस्टम लगवाएंगे ताकि 100 किलोवाट आपको रियल टाइम में मिलता रहे ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 और 8 आवर्स, और जो बाकी 300 किलोवाट है वो बैटरीज़ को बैंक को चार्ज करता रहे। जो उसमें बैटरी बैंक स्टोरेज लगेगी वो 2.5 मेगावाट आवर की लगेगी ऑन द सेफ साइड। मिनिमम आपका 1.8 मेगावाट आवर के बैटरी बैंक से भी काम हो जाएगा। 100 किलोवाट का रनिंग लोड आपका 24 आवर्स विदाउट एनी हिकअप्स, विदाउट एनी बैकअप्स। उसमें सर्च डिवाइसेस, नॉन सर्च डिवाइसेस, टॉक डिवाइसेस, नॉन टॉक डिवाइसेस सब चलेंगे उसमें। 100 किलोवाट का रनिंग लोड आप कंटिन्यूस डाल लें उस सिस्टम पे, वो कंटिन्यूस 365 डेज ईयर 24/7 वो आपका चलेगा।
इसमें आपकी चार्जिंग भी हो गई, दिन का लोड भी कवर हो गया और रात का भी कवर हो गया। बिल्कुल ऐसे और तो टोटल ऑफ रेट ही चलेगा। टोटल ऑफ रेट चले गए। उस 100 किलोवाट के लोड को अगर आप के इलेक्ट्रिक या वापडा से डिस्कनेक्ट भी कर लेंगे तो उस पर कोई इशू नहीं आएगा, वो रियल टाइम में पावर अपनी लेता रहेगा और चलता रहेगा। सर इन शॉर्ट 400 के हमारे पैनल्स हो गए, 400 किलोवाट का और 2 मेगावाट के हमारे पास बैटरी बैंक हो गया, तो 100 किलोवाट हमारा सेव हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये मल्टीप्लाई करके स्केलेबल हो जाएगा। बिल्कुल जितना हमने बढ़ाना होगा उतना बढ़ जाएगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम 100 किलोवाट आवर 100 किलोवाट्स का जो ऑन-ग्रिड सिस्टम है, अच्छा अगर इसको कंपेयर करें 100 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सिस्टम से, तो वो आपको दिन की बचत कर देता है। ठीक है। वो ये करता है कि वो दिन में 100 किलोवाट प्रोड्यूस करता है और आपको पहले आपको पावर देते थे वरना नेट मीटर कर देता है। तो उसकी करंट जो बचत आ रही है वो 33 लाख रुपीज़ आ रही है। 100 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपको 3 लाख रुपए का बिल ऑफसेट कर देता है। 3 से 3.5 बिल्कुल 3 मिनिमम कर देता है। अगर आप सारा का सारा नेट मीटर कर दें, अगर आप खुद भी कंज्यूम करते हैं तो 3 लाख प्लस हो जाती है, वो 4 लाख के पास भी आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर नेबरहुड टैरिफ्स। ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपकी बचत हो जाती है। ऑफ-ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि आपने एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया, उसकी इंडिपेंडेंस की कोई कॉस्ट नहीं होती है। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है, ट्रेड की कॉस्ट होती है, बट इंडिपेंडेंस की कोई कॉस्ट नहीं होती। इफ़ यू आर एबल टू गो टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रिड बाय यूजिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज एंड बाय हैविंग रिलायबल मीन्स। इसमें रिलायबिलिटी का भी तो इशू है ना। जेनसेट्स आर नॉट रिलायबल, मूविंग पार्ट्स हैं, हीटअप करते हैं, इंजन ऑयल कम हो जाता है या कोई और मेल फंक्शन हो जाता है, बैकअप पे रखने पड़ते हैं। बैकअप पे रखने पड़ते हैं। जो जेनसेट्स पर रिलाई करते हैं अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, उन्होंने अगर 100 किलोवाट का जेनसेट है उनके पास, और 3 जेनसेट उनके पास और मौजूद हैं फॉर मल्टीपल बैकअप्स, कि अगर एक भी जेनसेट पर फॉल्ट आएगा तो दे आर नॉट अलाउड टू टर्न ऑफ देयर डिवाइसेस। पूरी प्रोडक्शन साइकिल इफेक्ट होती है, उसके जो लॉसेज अक्यूमुलेट करते हैं अगर उनके पावर में फेलियर आ जाए तो बहुत हाई होते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, सिंपली एक एक्सक्लूजन का प्रोसेस है, वो बीच में एक्सक्लूड हो रहा है और लाइट चली गई तो ज़ाया हो गया। जो लीड टाइम क्रिएट हुआ उसकी वजह से सारी लेबर रुक गई, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में यू आर नॉट अलाउड टू हॉल्ट योर प्रोसेस विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, या ऐसे अलाउ नहीं होता, उसके लॉसेस बहुत हाई होते हैं। तो उसमें रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। सोलर इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब आपने 100 किलोवाट के लिए आपने 300 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक भी आपने लगाया है, 2 मेगावाट आवर का आपने बैटरी बैंक लगाया है। सिस्टम साइज़ आपने ×4 कर दिया है। तो इवन इफ़ देयर इज़ शेडिंग ड्यू टू क्लाउड्स, जो कि पाकिस्तान में सिंध के एरियाज़ में, बलूचिस्तान के एरियाज़ में या लोअर पंजाब में इतना नहीं होता, बट क्योंकि आपने सिस्टम साइज़ को इतना बड़ा कर दिया है कि शेडिंग हो भी जाए तो भी आपका सिस्टम रिलायबली रन करेगा। एडिशनली आपके पास एक सेकंड सोर्स भी मौजूद है जो कि बैटरीज हैं, तो देन यू आर वेरी मच सेफ, यू आर सेफर देन यू आर ऑन द ग्रिड, मीनिंग ऑन दिस सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, यू आर मच मोर सेफर एज इफ़ यू वर कनेक्टेड टू द ग्रिड, क्योंकि ग्रिड की रिलायबिलिटी का तो और बैकअप पे आपके पास जनरेटर्स और के इलेक्ट्रिक अगर हो भी तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो गए। बिल्कुल रिडंडेंसी बढ़ गई आपकी। कंटिन्यूसी प्लान में आपका आ गया नंबर 1 सोलर पावर डायरेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, नंबर 2 आ गया बैटरी बैकअप, नंबर 3 आ गया आपका के इलेक्ट्रिक, नंबर 4 आपके पास जेनसेट, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं उनके पास जेनसेट मौजूद हैं। जेनसेट के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि के इलेक्ट्रिक या वापडा जो है वो इतनी अनरिलायबल है कि वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई किसी को दे ही नहीं सकती। अच्छा, और तीसरा ये एक और इशू भी है इंडस्ट्री में कि बहुत, एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, दूसरा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक और ये लोग सप्लाई भी नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्ट मीन से उनको लाइट आ रही है। बीच में सब्सिडरी कंपनीज बनी हुई हैं बहुत सारे, वहाँ पे नेट मीटरिंग अलाउ ही नहीं है या वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही सोल्यूशन है कि वो लोग हाइब्रिड की तरफ आ जाएँ, कि ऑफ ग्रिड की तरफ चले जाएँ स्ट्रेट अवे और अपना बिजली का बिल कम करें और अपनी रिलायंस जो इंडिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल ऐसे है। देयर इज़ नो अदर वे टू गो अबाउट इट। जो कमिंग डेज़ हैं, जो कमिंग ईयर्स हैं, उसमें ऑफ ग्रिड जाना ही मोस्ट वाइबल सोल्यूशन होगा। आप इसको ऐसे लें कि जैसे इट्स द कमिंग ऑफ द डेज़, और जो नेशनल ग्रिड्स हैं उनका डिक्लाइन आना है, जो उनकी इनएफिशिएंसीज हैं दे आर द सोर्स ऑफ देयर डिक्लाइन। इनएफिशिएंसी यही है कि लंबी लाइन लॉसेज होते हैं, लंबी ग्रिड बिछानी पड़ती है, उस पर जो कॉस्ट आती है, फिर उसमें जो लाइन लॉसेज आते हैं, उस पर तकरीब कार अगर किसी भी एक टावर को उड़ा दें तो पूरी की पूरी ग्रिड फेल कर जाती है, और वो सारा खर्चा हमारे पे डिवाइड करके डाल देते हैं, वो करना पड़ता है यूनिट पे। बिल्कुल। प्लस तो उसमें जो प्रोडक्शन की इनएफिशिएंसी है, क्योंकि उसमें फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज हैं, उसमें एनर्जी मिक्स इतना नहीं है, हाइडल का इतना सोर्स नहीं है, रिन्यूएबल्स का इतना सोर्स नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसमें जो लॉसेज हैं, फिर वो डिपेंड करता है उसके जो टैरिफ है वो डिपेंड करता है इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर। इंपोर्टेड फ्यूल अगर आप 1 साल का भी एक्यूमुलेट कर ले, फ़र्ज़ करें एक मुल्क है जो 1 साल का इंपोर्टेड फ्यूल अपने पास रख ले स्टोर पे, तो वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे सकता है अपने टैरिफ के स्ट्रक्चर में। वरना जो हमारा मसला है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का,
एक रीज़न तो यही दी जाती है कि क्योंकि हमारे पास फ्यूल के इतना वो नहीं है, बैकअप नहीं है, इसलिए हम प्राइसेस रोज़ चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जिस महीने में जितना फ्यूल की प्राइस हमें पड़ी होगी इंपोर्ट करने की, हम उसके मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा देंगे। बट एक बेकार सी रीज़न है जिसकी वजह से अगर एक कमर्शियल यूज़र है जिसने 22 रुपये के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करी हुई होगी कि मुझे 22 रुपये का यूनिट के इलेक्ट्रिक का पड़ेगा, ये मेरे ओवरहेड्स में शामिल हो जाएगा, उसको अगले महीने जाके पता लगेगा कि पिछले महीने का जो रेट था वो 36 रुपये का आप मुझे यूनिट पड़ा है, तो उसके बिज़नेस की फीजिबिलिटी ऑलमोस्ट आउट हो जाती है। बिकॉज बहुत सारे बिजनेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर उनके इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट ही उनके काम है। तो ऐसे कामों में फिर आप कैसे स्टेबिलिटी लाएंगे? हाउ कैन दे रन इफ़ दे डोंट नो व्हाट इट्स गोइंग टू कॉस्ट देम टू यूज़ एनर्जी फ्रॉम द ग्रिड? तो उनके पास फिर यही ऑप्शन है, क्योंकि सोलर एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही है कि जो उसकी लिटिल टू नो मेंटेनेंस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। प्लस बैटरी बैंक अगर आप लिथियम आयन लगवाते हैं, इतने लार्ज स्केल पे लिथियम आयन बैंक्स ही लगते हैं, तो उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो यू कैन डिवाइड दैट एंटायर कॉस्ट ओवर द 10 ईयर पीरियड, और उस पर फिर आपकी फिक्स कॉस्ट निकल आती है कि आपको पर यूनिट आवर पर यूनिट क्या मेंटेनेंस कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अच्छा, हम बेशक अपनी कंपनीज जितनी भी एफिशिएंट कर लें, जितना भी जोर लगा लें, आखिर में अगर हमारे मिनिस्टर्स ने लेट कर दी एलपीजी मंगाना या उन्होंने कोई और फंड मार लिया, तो उसकी सारी नेग्लिजेंस भी हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली आती है, और उसी की वजह से हम प्रॉफिटेबल से अनप्रॉफिटेबल में चले जाते हैं, सीधा ही नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट बिजनेस? ठीक है, तो उससे बेहतर है कि हम अपनी रिलायंस, अपनी इंडिपेंडेंस कर लें, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के रिलायंस है वो ग्रिड से हटा के अपने बैंक्स लगा के, अपने सोलर लगा के उनसे साइड पर हो जाए, ताकि हमारे पास एक वही 10 ईयर्स 15 ईयर्स का एक मार्जिन हो कि इस पर हमारी कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी की एटलीस्ट इतनी है, और उस पर डिवाइड करके हम अपने प्रोडक्ट का मार्जिन रख लें, और फिर वो इंशाल्लाह फिक्स ही होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अब कीपिंग इन माइंड के जो मटेरियल्स हैं वो अलग हैं, पर एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमारी फिक्स हो गई है, और मार्केट से कम्पीट करना बहुत आसान हो जाएगा जो हमारे नेबर्स हैं। आपकी स्टेबिलिटी आ गई ना, आपके जो एनर्जी का ओवरहेड था वो आपका स्टेबल हो गया। बाकी रॉ मटेरियल्स को स्टेबल करने के लिए आप और मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। एनर्जी को स्टेबल करने के लिए अभी तक कोई मेथडोलॉजी अवेलेबल नहीं थी एट दिस पॉइंट इन टाइम, अप टिल दिस पॉइंट इन टाइम। ये अभी पिछले 3-4 सालों में अवेलेबल हो रहा है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन सोलर टेक्नोलॉजी, कि आप अपनी एनर्जी की जो रिलायंस है, जो एनर्जी की सोर्स है, उसकी कॉस्ट को फिक्स कर सकते हैं, उसको पेग कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी बाय अडॉप्टिंग सोलर टेक्नोलॉजी। दिस वाज नॉट अलाउड, टेक्नोलॉजिकली अलाउड नहीं था आपको, क्योंकि यू वर सपोज टू डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि वेरिएबल हैं। विंड की भी एक कंस्ट्रेंट है कि वो विंड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में लगती हैं। हाइडल का भी कंस्ट्रेंट ये है कि वो डैम्स के साथ एसोसिएटेड हैं या वो छोटे डैम्स के साथ एसोसिएटेड हैं, और उनकी कॉस्ट भी अब एज अ कमर्शियल यूज़र आप डैम नहीं बना सकते। एज अ कमर्शियल यूज़र अगर आपकी लोकेशन कराची में है तो आप जमपीर में जाके अपनी विंड मिल नहीं लगा सकते, इट्स नॉट फीजिबल फॉर यू। तो उसमें फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप डिसेंट्रलाइज्ड अपने नेटवर्क्स बनाए, डिसेंट्रलाइज्ड आपकी पावर प्रोडक्शन हो, और वो एज़ नियर एज पॉसिबिलिटी हो। अगर आपकी फैक्ट्री जमपीर ढाबे की प्लांट के पास है तो आप अपने जो सोलर का अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाना है वो आप अपने नेबरिंग फील्ड में लगा लें, या अपने रूफटॉप पे लगा लें। रूफटॉप पे लगा लेंगे तो आपकी जो नेबरिंग फील्ड की कॉस्ट है वो भी नहीं आएगी। मेंटेनेंस भी आसान है, वॉच भी आसान है, और जो पावर प्रोडक्शन के लॉसेज है, जो ट्रांसमिशन लॉसेज है वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, क्योंकि एसी पावर सप्लाई होगी, इमीडिएटली आपको मिल जाएगी। जहाँ पे ऑन ग्रिड कैपेसिटी अवेलेबल है वहाँ पे आप ऑन ग्रिड कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी स्टे अवे फ्रॉम द ग्रिड। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में जो ट्रेंड रहा है वो मेजर कंपनीज ने ऑन ग्रिड सिस्टम्स को सेल किया है। उसकी वजह यह है कि ऑन ग्रिड सिस्टम सेल करना आसान है, ऑन ग्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करना आसान है। ऑन ग्रिड सिस्टम की रिलायबिलिटी तो नहीं कह सकते, बट मेंटेनेंस और कम है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड सिस्टम। और कस्टमर को समझना भी आसान है, कस्टमर को समझना आसान है। कस्टमर को जो सेलिंग फीचर होता है ऑन ग्रिड सिस्टम का वो ये होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक को सेल करेंगे। तो आज तक तो आपके इलेक्ट्रिक से ख़रीदते ही आए हैं, तो जब आपको ये कोई बेचता है बात के यू विल नाउ बी एबल टू सेल टू के इलेक्ट्रिक, तो बात बहुत बिकती है। हाउएवर इफ़ यू कंपेयर नॉन ग्रिड सिस्टम टू ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम, तो हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स आर मच मोर सुपीरियर एज़ कम्पेयर टू नॉन ग्रिड सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ROI एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। ऑन ग्रिड सिस्टम को अगर आप लेमैन टर्म से बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम को आप उठा के देखें 10 किलोवाट के इन्वर्टर को, बी एट एनी इन्वर्टर, और आप उसके साथ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड इन्वर्टर को उठा के देखें तो आधे का वेट में डिफरेंस होता है। तो वेट सिर्फ मेटल बॉडी का नहीं होता, अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स का भी होता है। तो इन्वर्टर क्यों कंपोनेंट्स इसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फंक्शनलिटी ज़्यादा होती है। DC साइड होती है, बैटरी की साइड होती है, PV साइड होती है, AC इनपुट साइड होती है, तो ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो और ऑन ग्रिड इन्वर्टर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स में ये फ़र्क तो इनहेरेंट है ही है।
एडिशनली जो उनकी ROI है, जो पे बैक पीरियड है, वो ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन ऑन ग्रिड सिस्टम। तो फॉर प्लेसेस सच एज़ पाकिस्तान जहाँ पे एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करना, नाउ इट्स बिकम अ क्रूशल पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान, इट शुड बिकम अ क्रूशल पार्ट ऑफ योर कंटिजेंसी प्लान टू सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 10-15 years. The only possible method to do that is by adopting solar energy and by going off grid, not by going on grid, जो कि in the past 5 to 10 years सेल किया गया है पाकिस्तान में, which is a wrong what do you call that, a wrong motto, a wrong path to follow. By going on grid आप again energy grid पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एडिशनली ऑन ग्रिड का आप इस तरह समझ लें कि अगर ग्रिड डाउन हो जाती है, आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम अपने घर पे लगवाया हुआ 10 किलोवाट का, फ़र्ज़ करें आपके दोपहर 12 बजे लाइट चली गई और 1 बजे आई, तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक ग्रिड तो मौजूद थी नहीं, और साथ में क्या हुआ कि ऑन ग्रिड सिस्टम भी ऑफ हो गया आपका, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है इन द इंटायर वर्ल्ड कि जब लाइट जाती है कि इलेक्ट्रिक मौजूद नहीं होती तो ऑन ग्रिड सिस्टम भी शट ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए ही कि इलेक्ट्रिक का सिग्नल होता है, कि इलेक्ट्रिक के सिग्नल के बगैर वो ऑन नहीं हो सकता। तो ऐसा सिस्टम जो कि डिपेंड करता हो ग्रिड के ऊपर, कॉन्ट्रडिक्टरी है, जहाँ पे ग्रिड इतनी अनस्टेबल हो कि ग्रिड से बचने के लिए एक सिस्टम लगवाया जा रहा हो। आप ग्रिड से बचने के लिए एक सिस्टम, सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, बट सोलर सिस्टम भी फंक्शनल नहीं हो क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है। तो एक गलत बात पे लोगों को आमादा किया गया है कि ऑन ग्रिड, बट ऑन ग्रिड इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इफ़ यू कंपेयर द अनरिलायबिलिटी ऑफ दिस ग्रिड विद अदर कंट्रीज। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ और ऐड करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है और डिटेल में ये इंडस्ट्रियल साइड को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और एनर्जी मिक्स के स्पेशली जो जितने भी एनर्जी मिक्स पे लोग चला रहे हैं, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मेरा ख्याल है अभी के लिए काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और जिसका फ़ायदा हो सके वो उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स भी हैं यहाँ पे, और कोई भी बात समझ ना आ जाए, यू कैन कांटेक्ट, कमेंट, एनीथिंग। ठीक है।